राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और बात उन मुद्दों की जो चुनाव में गरमाए हुए। जी हां, हम हैं जोधपुर में जनमंच पर। जोधपुर मारवाड़ की राजधानी। जी हां, मारवाड़ के इलाके में हैं हम, जहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों पर वीआईपी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार के, तो एक सीट पर बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए कर्नल मानवेंद्र सिंह हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी पाली से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जहां पर बद्री जाखड़ जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं वो उनके मुकाबले खड़े हुए। इसी तरह से जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका मुकाबला कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और यूथ कांग्रेस के जरिए राजनीति में आए वैभव गहलोत। कर्नल मानवेंद्र सिंह, जिनके पिता एक जमाने में बीजेपी में वाजपेयी के हनुमान कहे जाते थे और देश में रक्षा वित्त जैसे कई महकमों को संभाल चुके थे, उनके पुत्र कर्नल मानवेंद्र सिंह स्वाभिमान के मुद्दे पर बीजेपी से कांग्रेस में आए और अब बाड़मेर से अपना भाग्य आजमा रहे। उन्हें बीजेपी के प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश चौधरी चुनौती दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से गुजरात से सटे जालोर सिरोही में मौजूदा सांसद देवजी पटेल हैं, जिनके मुकाबले कांग्रेस ने रतन देवासी को मैदान में उतारा। नागौर में जो एक केंद्रीय मंत्री थे मोदी सरकार के, मौजूदा केंद्रीय मंत्री, उनका सीआर चौधरी का टिकट काट करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है उसके साथ बीजेपी ने समझौता किया है। हनुमान बेनीवाल को वहां पर मैदान में उतारा। उनका मुकाबला कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति मिर्धा के साथ हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो सीधे मुकाबले हैं 5 सीटों पर। कुछ सीटों पर बीएसपी भी अपना दखल दिखाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल सभी मुद्दों पर और अलग अलग इलाकेवार मुद्दों को समझने से पहले मैं आज के हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। यह है जागृति आसनानी, सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाओं और बालकों के अधिकारों पर यानी महिला और बाल अधिकारों पर काम करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागृति। सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया अदा करूंगी और न्यूज़ 18 का राजस्थान का जो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने हमें ये मंच दिया। मंच सर जो मिलता है, बिल्कुल तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कमल श्रीमाली इस इलाके की रग रग की पकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, करीब 4 दशकों से या उससे भी ज्यादा वक्त से यहाँ की राजनीति को समझ रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। कमल जी, आपका बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। प्रसन्न चंद मेहता, बीजेपी में ये नाम बड़ा जाना पहचाना है। केंद्र में भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिली, राजस्थान की बीजेपी में भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रही। युवा राजनीति से वो सक्रिय राजनीति में आए। प्रसन्न मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत आभार। हमारी पहुंच हमारी ताकत के स्लोगन के साथ आपने न्यूज़ राजस्थान 18 को पूरे राजस्थान के सामने जनता की भावनाओं से प्रस्तुत करने के जो आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया आपका। और यह है डॉक्टर अजय त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय त्रिवेदी, और यहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है त्रिवेदी जी। मैं स्वागत करता हूं। मेरी मारवाड़ की धरा पे हम ईटीवी का भी जो न्यूज़ 18 के नाम से जानी जाती है, और आपने जो हमारी आवाज मुद्दों के रूप में जो पूरे प्रदेश में पहुंचाने के लिए हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए मैं पूरे आपके सिस्टम का साधुवाद भी ज्ञापित करता हूं। और निश्चित तौर पे हमारी आवाज एक प्रश्न चिन्ह इनके सामने जरूर खड़ा करेगी, ये मैं संकल्प और वादा दोनों आपके सामने पेश करता हूं। बहुत बहुत आभार। नंदलाल व्यास आरटीआई कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इस इलाके में भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा कर चुके हैं। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नंदलाल जी। आभार आपका कि आपने एक सामान्य जनता में से एक सामान्य से व्यक्ति को आपने जनता की आवाज उठाने के लिए मौका दिया। अत्यंत आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम मारवाड़ में हैं, वही मारवाड़, वही जोधपुर जिसे राव जोधा ने बसाया था, वही जोधपुर जहां के सर प्रताप ने विश्व युद्ध में जाकर के अपना झंडा फहराया था, वही मारवाड़ जहां के वीरमदेव की कहानियां आज भी इतिहास में पढ़ी जाती है, वही मारवाड़ जहां से बाबा रामदेव ने सबसे पहले सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो पहले ऐसे धार्मिक नेता, लोक देवता थे जिन्होंने न केवल निचले तबकों को, दलित, दमित और पिछड़ों को
ऊपर उठाने का काम किया, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव का भी एक बड़ा परिचय दिया, जिन्हें बाबा रामसा पीर के नाम से भी पहचाना जाता है। ये वही धरती है जहां पर गायों को बचाने के लिए वीर तेजा जी ने बलिदान की गाथा रची थी। ये वही धरती है जहां पर आसोतरा का जो धाम है उसे पूजने के लिए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। ये वही धरती है मारवाड़ की, जहां पर शिकारपुरा का जो आश्रम है वहां पर न केवल सामान्य जन बल्कि पूरे इलाके के लोग वहां पर पहुंचते हैं। और ये वही जगह है जहां पर विश्नोई संप्रदाय अपने आप में वन और पर्यावरण को बचाने की न केवल बात कहता है, न केवल लोगों को प्रेरित करता है, बल्कि बलिदान भी रचता रहा है। खासतौर पर खेजड़ी को बचाने के लिए जो 363 महिलाओं ने बलिदान दिया वो अपने आप में अद्भुत है। शुरुआत करते हैं महिलाओं के मुद्दे पर। ये जो चुनाव है या जितने भी चुनाव होते हैं, क्या महिलाओं का मुद्दा कभी चुनाव में मुद्दा बन पाता है? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरा काफ़ी महिलाओं से रिलेशन भी है। आप मेकअप आर्टिस्ट के बतौर हैं या सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर? दोनों हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और सर कुछ ना कुछ तो आज अगर सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं तो कुछ अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो वो दोनों कार्य मैं करती हूँ। तो सर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि जो आज़ादी एक पुरुष को है, जो आज़ादी एक पुरुष को है, मैं नहीं मानती कि आज भी वो आज़ादी एक महिला को है। क्योंकि सर आज आप देखिए कहीं भी अगर तेजाब गिराया जाता है तो एक महिला के चेहरे पे गिराया जाता है। ऐसा क्यों? क्या चुनाव में मुद्दा बनता है ये? सर बनता भी है, लेकिन सर उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। अगर सपोज अगर चुनाव में नहीं भी बने, रोज न्यूज़पेपर्स में आता है, रोज ये खबरें छपती है कि आज इस महिला के साथ बलात्कार हुआ, आज इस महिला के ऊपर एसिड छिड़का गया, तो सर वो अगर अभी जो इलेक्शन है उसमें इतना जोर नहीं पकड़ता, एक स्पेशल मुद्दा नहीं होता। बिल्कुल, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के भी बात होनी चाहिए। कमल जी, आप तो लगातार करीब 4 दशक से, उससे भी ज्यादा वक्त से राजनीति को यहाँ पर कवर करते हैं, राजनीति को समझते हैं। मुद्दे क्या हैं जो लगातार उठते हैं लेकिन गौण हो जाते हैं? दरअसल मारवाड़ के अंदर विकास का जो मुद्दा है, तो विकास तो आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार होता है। 1980 में जब अशोक गहलोत पहली बार सांसद बने थे, उस समय से लेकर जैसे जैसे ये केंद्र में मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तो आवश्यकताओं के अनुसार शुरू के 80 के दशक के अंदर पानी की कमी थी, तो रेलों से पानी लाना, ये करना। तो उसके बाद भी जब वसुंधरा सरकार रही तो भी कृषि मंडी वगैरह डेवलपमेंट समय के अनुसार होता रहता है। इस समय जो मुद्दा मुझे लग रहा है पूरे मारवाड़ के अंदर, वो मोदी वर्सेस अदर्स का मुद्दा सिमट के रह गया है। क्या विकास मुद्दा नहीं बन रहा? विकास नहीं, न महिलाओं का जैसा भी आपने बात की वो कोई मुद्दा है, न विकास का मुद्दा। विकास ये दरअसल स्टेट का या शहर का विकास इन चुनाव में मुद्दा नहीं है। इस समय मोदी का डेवलपमेंट सबको दिखाई दे रहा है, वो विकास। ये प्रसन्न जी, आप बताइए, ये जो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है, आप तो विकास की राजनीति की बात कर रहे थे, अचानक राष्ट्रवाद पर आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ पुरुष माननीय मोदी जी, हमने सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करना प्रारंभ किया और उसी पे राह पर चलते हुए हर गांव, ढाणी, शहर का विकास किया। जब विकास की बात आएगी, चर्चाओं की बात आएगी, उस पर भी खुल के बात करेंगे। और जहां तक आपने कहा राष्ट्रवाद पर सुना आ गया, राष्ट्रवाद तो निश्चित रूप से हमारे कण कण के अंदर है। ये जो लड़ाई है ना, एक तरफ राष्ट्रवाद है और एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपको पता है कि इस देश के 2 प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री उसी आतंकवाद की भेंट चढ़े, कांग्रेस के थे वो। उसी आतंकवाद को काटने के लिए, उसी आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा जो फैला उसी को ले फैल रहा है। आतंकवाद निश्चित रूप से निंदनीय है, चाहे कोई उसका भेंट चढ़ाओ, उसके निंदनीय है। ये राष्ट्रवाद का मुद्दा जो अचानक आया अजय जी, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बेचैनी पैदा कर रहा है। ये जो छद्म राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बारे में अपने आप को कपोल कल्पित जो इसके अपने को प्रणेता मानते हैं, मैं उनकी बात से तो सहमत नहीं हूं, परंतु मैं राष्ट्रवाद से वापस परे हटके और मेरे शहर की विकास की बात कर रहा हूं। आज आप मारवाड़ की धरा पे है तो मारवाड़ के विकास की बात कीजिए। हमारे सांसद महोदय लगातार अपने विशेषण बढ़ाते गए, लगातार अपनी बात करते गए, लगातार मंत्री बन गए। मैं पूरे मारवाड़ की बात, मैं मारवाड़ को ही बात कर रहा हूं, परंतु मेरा शहर अपनी अस्मिता के लिए दौड़ता रहा, मेरा शहर अपने आप के लिए दौड़ता रहा। इस शहर में एक डेला विकास नहीं हुआ, ड्राई पोर्ट बंद
बंद हो गया, हमारा यहाँ पे स्मार्ट सिटी के लिए एक वक्तव्य नहीं निकला। ये जो मोदी मोदी लोग कर रहे हैं, इनके सामने, जनप्रतिनिधि के सामने इनके अधिकारी इनको झाड़। आप लेकिन विकास पर आपको लगता है कि वोट नहीं पड़ रहा राष्ट्रवाद पर? जिस मारवाड़ पे इतना विकास हुआ, जहां एनएलयू खुल गई, जहां आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुल गया, जहां एफडीडीआई आ गई, जहां निफ्ट आ गया, जहां पे विकास की कोई कभी कसर नहीं रही। 5 साल में मेरा शहर विकास को तरस गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास की तलाश मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रसन्न जी, ये जो कई संस्थान हैं जो गहलोत के वक्त में खुले, गहलोत सरकार के वक्त में खुले, उनका ये जिक्र कर रहे हैं, आपके पास है गिनाने को कुछ? मेरे पास गिनाने को बहुत सारी चीजें हैं, आपका गिनाऊंगा भी, लेकिन मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं मेरे कांग्रेसी मित्र से। आपने जो अपनी चर्चा शुरू की, बहुत ही सकारात्मक बात करते आए हैं, लेकिन हम अगर इस बात को भटकाएंगे, मुद्दों से भटकाएंगे, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जनता के अंदर डेवलपमेंट तो एक बात है ना। डेवलपमेंट में हमारे सांसद ने 5 सालों के अंदर, हमारे सांसद, आप अकेले सांसद की नहीं, मैं पूरे मारवाड़ की बात, पूरे मारवाड़ के विकास के अंदर, विकास के बिल्कुल आयाम खुले, विकास के रास्ते खुले। पूरे मारवाड़ को देखोगे तो आप अगर हवाई यातायात देखिए, आप अगर सड़कों का निर्माण देखिए, आप स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, इनकी आदत है जीरो बोलने की, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। अभी आप तो बोलिए। क्या मैं बता रहा हूं आपको, आप देखिए हमारे सांसद की इन्होंने भूमिका बारे में, मेरे पार्टी का सांसद एकमात्र सांसद है जिसने 91% उपस्थिति संसद में दर्ज करी है। मेरा सांसद ऐसा सांसद है जिसने लोकसभा के अंदर 6ठा सांसद किया गया। अपनी समस्याओं के बारे में, समाधान के बारे में उस सांसद कोई तोड़ नहीं है। और मेरा सांसद आपके सांसदों पर बात करेंगे। एक बार नंदलाल व्यास जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं। नंदलाल जी, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर करते रहे हैं, क्या चुनाव में ये भी मुद्दा है? मेरे हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए जो कि आम जनता को प्रभावित करता है। मैं जो जनता खड़ी है उनको ये बताना चाहूंगा कि आप पिछले एक सप्ताह से एक अखबार पढ़ रहे होंगे, सारे अखबार पढ़ रहे होंगे, एक एडीएम रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। ये जो एडीएम पकड़ा गया वो एक आम जनता से रिश्वत ले रहा था। ये कोई भी मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, कोई भी राजनेता इससे प्रभावित नहीं होता है, मेरी आम जनता प्रभावित होती है, जिसका कि क्या ये मुद्दा बनता है? ये मुद्दा बनना चाहिए और इस युवा जनशक्ति को समझना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार इस देश को खोखला कर देगा। और इस आम जनता की अगर सुनवाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं हुई तो मुझे लगता है ये नक्सलिस्ट और सीरिया की मुद्दा आप ये बताइए, उनका भी आप जवाब देना चाह रहे थे और साथ में एक सवाल आया, भ्रष्टाचार मुद्दा क्यों नहीं? देखिए, अगर भ्रष्टाचार का कोई भी कारण है या एडीएम पकड़े गए तो आप उस शासन का साधुवाद दीजिए। एक अकेले एडीएम की बात नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार जनरल बात कर। बिल्कुल भ्रष्टाचार मुद्दा है और पिछली कांग्रेस सरकार ने सिटी चार्टर और लोकपाल और राइट टू हियरिंग और राइट टू सर्विस लाके और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की, जो सारे एक्ट वसुंधरा राज्य शासन में इन्होंने खत्म कर दिए। मैं उसको लेकिन ये तो केंद्र के थे। सवाल केंद्र क्या राज्य उसको डिफंक्ट कर सकता है? जब सरकार, तो आरटीआई जो आई है जिसके ये कार्यकर्ता है वो भी केंद्र सरकार लेके आई थी। क्या आरटीआई को कोई आपकी सरकार, लेकिन क्या उसको स्टेट डिफंक्ट कर सकता है? जो भी भ्रष्टाचार खुला आरटीआई के खुला, जैसे कांग्रेस शासन लाया गया था। धन्यवाद देना चाहिए उन दोनों को। इस पे बात करेंगे। एक बार जो नई पीढ़ी है वो क्या सोचती है, उनके मुद्दे क्या है? क्या रोजगार कोई मुद्दा है? आप बताइए मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम यशोदा राजपुरोहित है। जैसे कि आपने कहा कि युवाओं का बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि रोजगार, ऑब्वियसली रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और एज ए स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगी कि सरकार को इस पे काम करना चाहिए। लाइक गवर्नमेंट आरपीएससी के रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, बट फाइनल रिक्रूटमेंट में बहुत टाइम लगता है। 2-2 साल तक एक वैकेंसी अटकती है, कोर्ट में चली जाती है। रोजगार वहीं के, मतलब लोग बेरोजगार हैं, जो स्टूडेंट वैसे के वैसे रह जाते हैं। टीचिंग वैकेंसीज भी निकलती हैं तो उसमें भी टाइम लग रहा है। आई थिंक टाइम नहीं लगना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा आज बेरोजगार है राजस्थान में। आप बताइए, आपके लिहाज से क्या मुद्दा है? महिलाओं के मुद्दे हैं, किस तरह से ये चुनाव जो है वो एड्रेस कर रहा है उन मुद्दों को? जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बट उनके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कौन लोग खड़े हैं जो हमारे लिए, जो चाह रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंट करे, पर उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे कांग्रेस से जो आए हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि वैभव गहलोत की क्या क्वालिफिकेशन है, सिवाय आप इंडिविजुअल के बजाय आप पूरे मेवाड़ की बात, मारवाड़ की बात कर रहा हूँ। मारवाड़, उन्होंने कहा कि हमें जोधपुर की बात करनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे मारवाड़ की बात। जी, तो मुद्दा क्या होना चाहिए एक यूथ के हिसाब से, एक महिला के बतौर? मेरे हिसाब से जो स्कूलों का, जो गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है वो काफ़ी बेटर होना चाहिए। और मैंने खुद ने देखा है गजेंद्र सिंह जी को काम करते हुए इन स्कूलों के लिए। आप बताइए क्या मुद्दा है? किस सेंटर के लिए पूछ रहे हैं आप? जनरल चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए जो नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं?
तो चुनाव में सबसे पहले मैं मुद्दा कहना चाहूंगा, जब 2014 में मोदी सरकार बन के आई तो इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे 2019 का जो मैनिफेस्टो है इनका, उसमें बिल्कुल बदल दिया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राम मंदिर, राफेल, ये सब चीजें पे जवाब क्यों नहीं देते? ये डिबेट क्यों नहीं करना चाहते? आखिर चोर चौकीदार एक मिनट सर, वन क्वेश्चन ये है, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, संविदा कर्मी इतने सालों से काम कर रहे हैं, एलपी वेतन में परिवार का लालन पोषण नहीं होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट आए संविदा कर्मियों को परमानेंट का आज तक कुछ नहीं है, इसमें क्या? ये मैम अभी जो सवाल आया वो तो कह रहे हैं कि मुद्दों पे बात, डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करना चाह रही सरकार। मुद्दों पे बात कैसे होगी जब राहुल गांधी भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बह के कुछ भी कह रहे हैं। इतनी बार डिबेट हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, जब डिबेट हो रही है, जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं जवाब देने को तैयार हूँ, जब डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं मैं जवाब देने को तैयार हूँ, तब तो ये लोग शोर कर रहे हैं, हंगामों। बताइए, आप बताइए मैम, क्या मुद्दा होना चाहिए जो नहीं बन रहा है या बनना चाहिए? सबसे बड़ा विकास का और युवाओं के रोजगार का, युवाओं के रोजगार का और विकास का मुद्दा होना चाहिए। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते? कांग्रेस सरकार ने 60 साल राज किया, बीजेपी सरकार 60 दिन में। आप बताइए। सर, मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचार का, जो कि आज केंद्र में हमारे मोदी जी है, ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में पूरे डूबे हुए। आप बताइए, आप बताइए। मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी मिटाने का, मगर इस सरकार ने बेरोजगारी पे कोई बात नहीं किया। इनको अचानक राष्ट्रवाद याद आया है। राष्ट्रवाद, आप बताइए सर, ये राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है ये अचानक आया है, आपको लगता है? नहीं सर, राष्ट्रवाद का कोई मुद्दा नहीं। मेरा मुद्दा ये है सर, यहाँ पे राजस्थान के अंदर है ना, नशा मुक्त कराने के लिए कोई भी सरकार आगे आए, इस पे कोई बात नहीं करता है। नशे बहुत ज्यादा बढ़ गए और यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पर ये शिकायत लगातार आती है जगह जगह से कि यहाँ पर गांवों तक नशा पेट गया है, नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, नशीली चीजें यहाँ पर मिल रही है। आप बताइए सब, ये मुद्दे क्यों नहीं बन पाते? मुद्दे सारे हैं। यहाँ हमारे अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो घोषणाएं चुनाव में आने से पहले की थी, सबसे पहले इन्होंने किसानों के गले पर पैर रखा। और आप तो ये बताइए कि जो नशे का मुद्दा है वो क्यों नहीं बन पा रहा? आपकी सरकार रही, बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही। पहले मैं अपनी पूरी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले किसानों के गले पर पांव रख के कर्ज माफी को एक स्कैंडल बना दिया। उसके बाद युवा बेरोजगार, जिनको इन्होंने कहा था हम भत्ता देंगे, आज वो सारे युवा ठगाए से महसूस करते हैं। उसके लिए क्या, इसके बाद क्या राजस्थान का वैभव कायम रह पाएगा? आप बताइए सर, क्या मुद्दा होना चाहिए जो नहीं हो रहा है? क्योंकि एक सवाल आया है कि नशे के ऊपर कोई भी बोलना नहीं चाहता, नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है और मारवाड़ में बड़ी समस्या है। ये जो नशे के मुद्दे के बारे में बताऊं आपको, हमारा ये मारवाड़ पिछले 15 सालों में नशे में जकड़ता जा रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की है, नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है और पुलिस जो उस पर लगी हुई है, और पुलिस को सब ध्यान है कि नशा कहां आ रहा है, कहां बिक रहा है, और इससे युवा वर्ग जो है बर्बादी की ओर जा रहा है। उनके परिवार मिट रहे हैं, मर रहे हैं, जिनकी बीवियों को उनके पतियों ने छोड़ दिया। तो मैं दोनों सरकार से कहता हूं, चाहे राजस्थान सरकार में कांग्रेस हो और चाहे सेंट्रल में बीजेपी हो, और मैं समझता हूं वापस भले हमारे ये गजेंद्र सिंह शेखावत वापस अगर आए, उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा, चाहे वैभव गहलोत है उनसे मैं निवेदन करूंगा, नशे को मिटाने के लिए वो इतना जबरदस्त प्रयास करें, समाज को बचाएं और उन परिवारों को बचाएं। ये मेरा सबसे बड़ा निवेदन है। आपको लगता है इस तरह की चीजें मुद्दा बनती है चुनाव में? जी बिल्कुल, नशा एक बहुत बड़ा कारण है जिससे बेरोजगारी भी उससे रिलेट करा जा सकता है। जिस प्रकार एनएसएसओ के जो आंकड़े आए थे, 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट है, पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और सरकार कहती है कि ये रिलायबल आंकड़े नहीं है। सरकार की एजेंसी पे सरकार को भरोसा। बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, आप बताइए। बेरोजगारी बेशक मुद्दा है, और बेरोजगारी को रोकने का एकमात्र तरीका है वो है स्किल डेवलपमेंट। और पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी जी ने एक प्लान दिया है स्किल डेवलपमेंट का, आप बताइए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले है सुरक्षा। अगर सुरक्षा होगी तो रोजगार होगा, विकास होगा। अगर सुरक्षा, मतलब आपको लगता है राष्ट्रवाद मुद्दा? आप बताइए। राष्ट्रवाद में घर सुरक्षित रहेगा तभी अपन सुरक्षित रहेंगे। ये बड़ा मुद्दा। ये वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान से सटी हुई जो 1070 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें अगर गंगानगर को छोड़ दें तो ज्यादातर हिस्सा इसी इलाके से सटा हुआ है। पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है उसी से सटा हुआ इलाका है। और ये वो इलाका है जहां के शेरगढ़ इलाके ने पूरी दुनिया में शौर्य विधवाओं के लिहाज से कर देखें, सैनिकों की
बेवा महिलाओं के हिसाब से देखें या उनके बलिदान और शौर्य और स्वाभिमान की परंपरा को देखें तो एक अपने आप में बड़ा इतिहास रचा है। ये वो इलाका है जहां पर टूरिज्म से लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। दुनिया का हर तीसरा पर्यटक जो यहाँ पर आता है भारत में, वो यहाँ पर जरूर आता है। आप बताइए, ये जो पर्यटन है, पर्यटन के लिहाज से क्या कुछ होना चाहिए था, कहाँ गड़बड़ हो रही है जो नहीं हो पा रही? सर कई बार क्या होता है, अपने जो विदेशी सैलानी आते हैं, जैसे उनमें लेडीज भी आती है, तो कई बार क्या होता है उनको ऑटो की जरूरत रहती है। मैंने जैसे देखा है वो मेहरानगढ़ जाते हैं तो कई टैक्सी वाले होते हैं या कोई और उनको बड़ा परेशान करते हैं, कोई उनको छेड़ता है। बिल्कुल, लपकों की एक बड़ी समस्या है। उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। हम हैं मारवाड़ की राजधानी जो रियासत काल में थी, अब पश्चिमी राजस्थान का केंद्र बिंदु है। राजस्थान का दूसरे नंबर का शहर है जोधपुर, और बात कर रहे हैं हम मारवाड़ के मुद्दों की। मारवाड़ के 5 लोकसभा क्षेत्रों पर किस तरह के मुद्दे प्रभावी होंगे, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल और मैं हूं सुपाल सक्कावत। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। आज है हम मारवाड़ में। मारवाड़ की 5 लोकसभा सीटों पर किस तरह के मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं, कौन से मुद्दे इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, उन पर बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल है, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप बताइए सर, क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पर ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं? सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। देश में विकास होना चाहिए और देश में सुरक्षा की व्यवस्था जो अगर मजबूत रहेगी तो देश नो डाउट बहुत आगे। विकास भी हो, सुरक्षा भी हो, दोनों तरह के मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा घर सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। आप बताइए। जैसे कि ये लोकतंत्र है या वंशवाद है, जैसे कि भारत सरकार, हमें पता है कि पिछले 60 सालों में वंशवाद है, तो सब जगह यह वंशवाद दोनों पार्टियों में मिल रहा है टिकट। आप बताइए सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्य मुद्दा जो है कर्मचारियों को लेकर, उस पर कोई बात नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री जी अगर 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, क्या हमारे कर्मचारी एक सप्ताह में 18 घंटे ड्यूटी करते हैं क्या? तो देहातों में आप बताइए। मुद्दा यहाँ मारवाड़ में सबसे ज्यादा वो है, किसानों के साथ जो छलावा किया गया है, किसानों की हत्या की गई है, गला घोट रहा है। वो ऋण माफ करने की जो बात की थी वो आप बताइए। ये वो इलाका है जहां पर पशुपालन आय का सबसे बड़ा जरिया होता था। पशु मेले होते थे परबतसर में, नागौर में, लेकिन लगातार वो मेले अपने धीरे धीरे सिमटते चले गए, खत्म होते गए, और पशुपालन जो था वो यहाँ पर खत्म होता चला गया। आप बताइए सब, क्या पशुपालन भी एक मुद्दा है किसानों के लिए? जरूर है सर, पशुपालन से ही राजस्थान विकसित होता है सबसे ज्यादा तो, और देश सुरक्षित चाहिए, देश सुरक्षित। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, अभी जो कांग्रेस है, इन्होंने पशुपालन कुछ किया ही नहीं है। सरकार को, राज्य सरकार कुछ एक्शन थोड़ा लेना चाहिए। ये सिर्फ वंशवाद, अभी तो 3-4 महीने हुए हैं सरकार आए हुए, और वंशवाद दोनों पार्टियों में। वरुण गांधी लड़ते हैं, मेनका गांधी लड़ती है, राजनाथ सिंह के बेटे लड़ते हैं, रमन सिंह का बेटा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 72,000 रुपए दे देंगे। कहाँ है 72,000 रुपए? आप बताइए। आप बताइए सर। मोदी सरकार में महंगाई सबसे कम रही है, वो कि कांग्रेस सरकार में दालें 150 से 160 रुपए किलो मिलती थी। आप बताइए सर, क्या मुद्दा है? सर ये मैं तो गरीब के लिए भला ही सोचो, बस गरीब अच्छा हो रहा है, बस गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए। आप बताइए। जिस आई लव यू जोधपुर की आप बात कर रहे हैं, ये भाजपा सरकार के टाइम पे लगा है, क्या गहलोत सरकार की पहले सरकार रही थी उसमें नहीं लगा? आप बताइए सर। वो आधे कार्यकाल में नेता जेल चले जाते हैं और पूरा कार्यकाल करते ही नहीं है। आप बताइए सर। सर मैं वो जो कांग्रेस जी प्रत्याशी है उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि मारवाड़ में हमको सुरक्षा चाहिए। उनको कह रहे हैं कि जब राष्ट्र सुरक्षा रहेगा तो आपका अपना मारवाड़ सुरक्षा रह जाएगा। बिल्कुल। आप बताइए सर, आप बताइए। सर सबसे बड़ा मुद्दा तो आज ये है, 4 दिन बाद मैं वोट किसको दूं? बात ऐसी है कि पिछली बार जब मोदी जी ने कहा था स्विस बैंक का पैसा आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, तो हमने सोचा कि वोट मोदी को दे दें कि भाई स्विस बैंक से कम पैसा। वंशवाद का मुद्दा आ रहा है, अभी उनसे भी हम पूछेंगे। वंशवाद का तो देखो, जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो देखिए वकील का बेटा वकील होता है, उसने बचपन से देखा हुआ है कि राजनीति किस तरह से होती है, तो वो अच्छे से कर सकता है। आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है। जोधपुर के अंदर पीने के पानी 5 साल में हमारे सांसद साहब ने कुछ नहीं किया। जोधपुर के अंडरग्राउंड पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, इस पे काम हमारे। आप बताइए। मारवाड़
की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए अगले 10 साल के लिए हमें पानी जल संरक्षण के लिए जो काम करना चाहिए वो गत सरकार ने नहीं किया। और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या इन मुद्दों को जो आपके एमपी हैं जो चुन करके जाएंगे, अगर बीजेपी से जाएं या कांग्रेस से जाएं, क्या वो संसद में उठाएंगे इन मुद्दों को? आप बताइए प्रसन्न। देखिए, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं पिछले राउंड की बात से अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार। मैं भ्रष्टाचार के विषय पर, मेरे भाई अजय जी ने भ्रष्टाचार की बात कही, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस पार्टी के मुखिया भ्रष्टाचार के आरोप से जेलों से जमानत पर छूटे हुए हैं, जो जमानत पर छूटे वो क्या भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करेंगे? लेकिन राफेल पे भी मुद्दा उठ रहा है। राफेल के बारे में आज की तारीख में इस प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय के बाद में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसके अंदर राफेल होता तो हम 300 की जगह 710 होती। आप बताइए सर, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और पेरोल पे हैं आपके नेता। जी, ये तो अनुसंधान का विषय वस्तु है, इसलिए इन पे न्यायपालिका पे इनको टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, पहली बात। और जितने भी इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद हुए, और बोफोर्स की तोप ने कारगिल में विजय हासिल की है, जिसको ये लगातार कैश करना चाहते हैं, इसलिए इनकी ये बातें बेमानी। एक बात मैं और करना चाहूंगा कि अगर विकास की बात करते तो ये हास्यास्पद है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? 2 घंटों से इन कागजों में विकास ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा। काश धरातल पे विकास करते तो इनको मिल जाता, मुंह पे होना चाहिए था। बड़ा दुख हो रहा है, शर्म भी आ रही है मेरे को। आप बताइए व्यास जी, ये करप्शन की बात लगातार आ रही है, करप्शन के मुद्दे हैं, पशुपालन से जुड़े मुद्दे हैं, कई मुद्दे यहाँ पर उभर रहे हैं। मैं एक संक्षिप्त में आम जन को एक चीज बताना चाहूंगा, कृपया ये मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून को एक तरह से समाप्त कर दिया है? आप जो मुद्दा है इसको बताइए। तो जब कानून ही समाप्त हो जाएगा, एक शिकायत अगर मैं किसी अधिकारी की करता हूं तो पहले, आज से 1 साल पहले तक वो प्राइमरी इंक्वायरी दर्ज हो जाती थी, जांच शुरू हो जाती थी। आपने राजस्थान सरकार का अखबार में, लेकिन इसका दुरुपयोग भी तो हो रहा है सर आरटीआई का, उसी की वजह से प्रोटेक्शन अधिकारियों को दिया जा रहा है। ये प्रोटेक्शन बिल्कुल गलत दिया जा रहा है। अगर कोई मिसयूज हो रहा है एक्ट का, कानून बने हुए हैं, उसके विरुद्ध एफआईआर हो सकती है। लेकिन मैं जो मुद्दा कह रहा हूं, श्रीमान जी मेरे को 1 सेकंड का समय दीजिए। क्या कानून खत्म कर रहे हैं आप? ये आपके ऊपर आरोप आ रहा है, ये आरटीआई कार्यकर्ता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, कानून की जो बात हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको सामने, अभी दोनों पार्टियों के, एक पार्टी का संकल्प पत्र आया, एक पार्टी का घोषणा पत्र आया। हमारी कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, अगर हमारी सत्ता आई तो हम देशद्रोह कानून को खत्म कर देंगे। अब देशद्रोह नहीं, राजद्रोह की धारा, जो सरकार के खिलाफ बोलने पर आप इसको क्लियर करिए। देशद्रोह अलग है, राजद्रोह का मामला है जो अंग्रेजों ने चालू। मेरी बात सुनिए, वो ये भी कहते हैं कि हमारा राज होता। देखिए, मैं अपने भाई को कहना चाहता हूं, जब ये कह रहे हैं कि एक्ट खत्म कर, आप पैनलिस्ट को पूरा बोलने का मौका दीजिए। मैं इनको कहता हूं, ये बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ये मेरी बात सुने, जवाब दे, मुझे क्या आपत्ति नहीं है। अगर बीच में बोलेंगे इनको बोलने नहीं देंगे हम। ये हमारे खूब सेना ले खड़े यहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून की जो बात आती है, अभी इनका आपसा कानून हट जाए। हमारी सेनाओं को अधिकार है, हमारी सेनाओं को अधिकार है। ये कहते हमारा राज आएगा तो सेनाओं से अधिकार लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने 56 इंच के सीने से सेनाओं को अधिकार दिए और उन्होंने जवाब दिया ये सेनाओं को अधिकार लेते। आप रही बात की विकास की बात, देखिए आप बताइए, आप ऐतराज कर रहे हैं, ये जो लगातार कह रहे हैं कि आप देशद्रोह की धारा भी खत्म करने जा रहे हैं। ये राजद्रोह की धारा थी 149 है, जिसमें अंग्रेजों के शासन काल में जिस तरह से हमारे देश में काम करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया था, वो धारा यथावत है और उसको हटाने की बात की थी, जिसके कारण से किसी भी पॉलिटिशियन या दबाव समूह के लोग किसी भी विभाग में जाए और अगर उनके खिलाफ अनर्गल धारा को लगाया जाए, उसको हटाने की बात की थी, जो देश हित की है। थोड़ा अध्ययन कर लेते ये तो एक सही धारा के सही रूप में हटाने की बात करते। बहुत दुख है कि बिना तैयारी करके सिर्फ कागज। ये इस पर बात करेंगे वापस। कमल जी, ये करप्शन के मुद्दे पर, राजद्रोह, देशद्रोह की धाराओं पर, क्या ये मुद्दे हैं चुनाव में या कोई और मुद्दा है? देखिए, देशद्रोह की धारा खत्म करना मुद्दा है, उससे आक्रोश है लोग। आपको लगता है देशद्रोह की धारा है, राजद्रोह की धारा? आप पत्रकार हैं, पत्रकार के हिसाब से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पत्रकार के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मारवाड़ में बहुत सारे सैनिक लोग रहते हैं, सैनिक परिवार अधिकांश ये पूरे वेस्ट राजस्थान के अंदर रहते हैं, और उन लोगों के अंदर स्वाभिमान को लेके और जिस तरह का है, और ये जिस तरह का अपमान हुआ स्ट्राइक के बाद उनका है। एक मिनट आप बताइए मैम, ये जो मुद्दे अलग अलग जगह से उठ करके आ रहे हैं, आपको लगता है कि एक तो सवाल ये आता है सब जगह से कि जो भी संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी होते हैं
उनको अब एफिडेविट का स्वरूप दिया जाए। सर सबसे पहले तो जो भारत देश का मुद्दा है वो ये है कि हर पार्टी जो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सिर्फ एक दूसरे को दोष लगाते हैं। लेकिन अगर आप उनमें देखें एक नागरिक का क्या काम है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप सुने धैर्य के साथ तो बहुत काम आएगा। प्लीज आप सुनिए, प्लीज रिक्वेस्ट। आप अपनी बात हाँ जी। एक मेरे नॉन गए थे जापान। आपको पता है कि जापान एक बहुत ही एडवांस, आप सर एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जापान ये हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा। मेरे एक मिलने वाले जापान गए थे, वो बस में बैठे थे, बस में बैठे तो पास की सीट पे बस की सीट फटी हुई थी। एक लेडी वहाँ कुल मिलाकर के ये कहना ये चाह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है कि वो उसमें सहभागिता करें, सहकारिता के हिसाब से चले। आप बताइए सब क्या मुद्दा है जोधपुर में? पूरे मारवाड़ के लिए क्या? मारवाड़ के लिए एक ही जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए और भारत देश के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार। आप बताइए। सबसे बड़ा देश की सुरक्षा जो मोदी जी ने की थी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ शिक्षा के बारे में सबका ध्यान होना चाहिए सर। शिक्षा को लेकर बढ़ावा मिलना चाहिए सबको और रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके इस मुद्दे की बात नहीं हो रही कहीं शिक्षा और रोजगार की? सर उसके अलावा तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पर आप बताइए। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, लेकिन बेरोजगारी तभी मिटेगी जब देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और इकोनॉमी अगर आप देखें यूपीए के समय में 11वें पे थी, आज 5वें पर है। आज सबसे तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी। आप सर मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि जो लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि बेरोजगारों को हम 3500 रुपये भत्ता देंगे, वो भत्ता कहाँ है? वो अभी सरकार आई है, मुझे लगता है एक प्रोसेस शुरू हो गया, उनसे पूछेंगे। आप एक बात बताइए कि आपका जो बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा है और कृषि ऋण का मुद्दा है, ये लगातार आपका पीछा कर रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ में लगातार कैंप करके और जो भी लोन थे उनको जीरो किया गया था जिस सीमा के अंतर्गत है। इसमें दुष्प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है। काश ये आते, इनको आंकड़े चाहिए तो मैं इनको कल मेरे आंकड़े ऑफिस में दे सकता हूं जिनके ऋण माफ हुए। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बदवासिया फाटक पे ऑफिस है, आप जाके देख लीजिए, लिस्टें बन चुकी है आचार संहिता के बाद सबको। आप सहमत हैं इससे मेहता जी? आप ये बताइए। मेरी बात सुनिए। आप एक चैनल के प्रवक्ता के बात करिए, मैं बताऊं। एक मेरे कार्यकर्ता पूछ रहा 3500 रुपये कब मिलेंगे, आप कहने सरकार आई है यार अभी तो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रवक्ता मत बनिए कांग्रेस का। आप प्रोसेस शुरू हो चुका है, उसको मैं बतौर पत्रकार जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक बात कह रहा हूं, मेरी एक बात कहता हूं। अभी मेरे भाई ने, हम लोग बड़ी हंसी से बात कर रहे हैं, इनके चेहरे का। आप इससे सहमत हैं या नहीं कि इन्होंने कृषि ऋण खत्म किया, बेरोजगारी भत्ता शुरू किया? आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल, इन्होंने सिर्फ बातें की है, किया कुछ नहीं इन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ बेरोजगारी की बात चल रही है, इन मुद्दों पे बात करिए, हमसे भी इनसे भी करिए। आप देश में बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, हम कहेंगे कि अगर आज देश के अंदर लाखों किलोमीटर सड़कें बन रही है, क्या बेरोजगारी नहीं हट रही है? आज लाखों जनधन के खाते खुल रहे हैं, उनके मार्फत इतना सर्कुलेशन नहीं चल रहा, क्या बेरोजगारी नहीं हट रही है? प्राइवेट सेक्टर में इतने उद्योग बढ़ रहे हैं, क्या बेरोजगारी नहीं हट रही है? तो बेरोजगारी का मतलब ये नहीं सरकार जो आंकड़े हैं वो तो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस किताब की बात हुई थी आंकड़ों की, मेरी बात सुनिए। अभी मेरे भाई ने कहा था ये आंकड़ों मौजूद के। मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि आंकड़े लेने तो वहाँ कार्यालय चले जाओ, हम इसीलिए साथ में आंकड़े लाते हैं। हम बिल्कुल सटाक बातें कहते हैं, इनके पास आंकड़े हैं, ये इनका दावा है। इनसे पूछते हैं, आपके लिहाज से क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में जिसको जो भी नेता चुना जाए, जो भी एमपी बने, वो पूरा करे? हमारे तो है किसान आदमी है, वो 2 लाख रुपए माफ कर देते थे ना कांग्रेस वाला, तो है ना कांग्रेस आ जाती। नहीं आएगी ये कांग्रेस। आप बताइए। सर जी ये मोदी चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछो जीएसटी भरी क्या कभी इन्होंने, कभी लाइफ के अंदर जीएसटी भर के एक बार बताए, आप उसके बाद में कुछ कह रहे हैं। सर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। भर के बताओ पहले, भर के इधर से अभी भर के बताओ। भाई ने बोला था 3500 रुपए कब मिलेंगे। मोदी जी 5 साल से यहाँ कर रहे हैं, 15 लाख रुपए मिलेगा। इसका मतलब ये कहते हैं। आप बताइए, ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, आप बतौर नागरिक आप क्या सोचते हैं? जो भी एमपी बने, मारवाड़ को रिप्रेजेंट करे, 5 एमपी, उनको सबसे पहले कौन सा मुद्दा संसद में उठाना चाहिए? मारवाड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज भी हम पिछड़े हैं। एक जोधपुर इतना डेवलप नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं कह सकते, जबकि आज भी गांव कहा जाता है। क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। मारवाड़, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, आज गांव क्यों कहा जाता है? इतने बड़े शहर है, इनके गांव तो नहीं है, शहर है, दूसरे नंबर का शहर है। क्या होना चाहिए?
सर इसको स्मार्ट सिटी में बदलना चाहिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। आज महिलाएं हो रहा है डेवलपमेंट, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर जिस लेवल पे होना चाहिए, जिस परसेंटेज होना चाहिए वो उस लेवल पे मतलब डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ। आप बताइए सर। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो ये आप लेके बैठे हो कि मारवाड़ का मुद्दा, ये इलेक्शन है, ये राष्ट्र का मुद्दा है नंबर 1। एक बात आप सुनिए, थोड़ा सा मैं कहूँगा, पूरा सुनना। हाँ जी, अब ओके, सॉरी। हाँ, अभी हमारा मुद्दा है कि चुनना किसको है, ये मुद्दा है। तो चुनने की बात है। हमारे अशोक जी गहलोत अभी सीएम है और वो जितना चाहे हमारे मारवाड़ का विकास कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी सीएम है। ठीक है, हमारे को रिप्रेजेंटेटिव। ये इधर से एक बात आई है कि मुद्दा सिर्फ मारवाड़ का नहीं होना चाहिए, देश का होना चाहिए। देश के मुद्दों में मारवाड़ का मुद्दा भी, मारवाड़ के डेवलपमेंट के मुद्दे भी शुमार होने चाहिए। हम उस इलाके में हैं जहां पर हर तीसरा विदेशी पर्यटक आता है। जैसलमेर, जहां पर लपकों की समस्या है, पर्यटन को लेकर के जिस तरह की दिक्कतें वहां पर खड़ी होने लग गई, खासतौर पर विंड एनर्जी, विंड पावर की वजह से, जो पवन चक्कियां हैं उनकी वजह से जो दिक्कतें हो रही है, गोडाउन को लेकर के जिस तरह की संकट वहां पर पैदा हो रहे हैं, वो भी अपने आप में गंभीर मुद्दा है। आप बताइए कमल जी, पर्यटन जो है वो रोजगार भी देता है इस इलाके में? देखिए, पर्यटन के लिहाज से मैं 1980 से लेकर अब तक की बात करूं, पूरे मारवाड़ क्षेत्र की, तो जोधपुर को मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है। और आदमी अपने घर के चौखट की तो सफाई करेगा, उसका तो डेवलपमेंट करेगा। सिंह द्वार होते हुए भी जोधपुर का वो डेवलपमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए था, क्योंकि जोधपुर टूरिज्म सेंटर बन सकता था। जयपुर के बाद जोधपुर आके उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये पूरा सर्किट बन सकता था। लेकिन डेजर्ट सर्किट बन चुका है सर। लेकिन डेवलपमेंट जोधपुर का कहाँ डेवलपमेंट हुआ? आज कायलाना झील को डेवलप करके टूरिज्म के हिसाब से डेवलप कर सकते थे, कुछ नहीं हुआ। पर्यटन के विकास की संभावनाएं हैं। मैं आपसे फाइनल नोट लेना चाहता हूं, अगर आपके यहाँ से एमपी चुन करके जाते हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र इस इलाके के हैं, आप क्या आश्वस्त करते हैं? तमाम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या करेंगे? क्योंकि सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं उनके ऊपर। आपकी बात एकदम जायज है। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कुछ देर के लिए नारे इधर से बंद करें, उधर से बंद करें। ठीक है, मैं विकास की बात बताना चाहता हूँ। विकास पे बात करें 2 मिनट के लिए। देखिए, अभी विकास की बड़ी बड़ी बातें हुई है। मैं आपको एक एक क्षेत्र से बताऊँ। आप स्वास्थ्य में जाइए, आज एम्स खड़ा है। आज हमारा जोधपुर का एम्स विश्व का, देश का सर्वोत्तम। अब क्या हो सकता है, क्या होगा? बात देखिए, आप पूरी बात सुनिए। आप यातायात की बात करते हैं, जोधपुर को चारों ओर से हम राष्ट्रीय राजमार्ग दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा है, रेलवे का यातायात बढ़ा है, एयर कनेक्टेड बढ़ी है, पर्यटन बढ़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे एमपी ने, जो पहले भी एमपी और आगे भी एमपी बनेंगे, यहां से जो जाएंगे ना, तो इस विकास की गंगा को, विकास की धारा को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। एक बात और कहता हूं, ये लोग कह रहे हैं चौकीदार। आपके जो एमपी थे, मंत्री बेहतर काम कर रहे थे? मेरे मंत्री एकदम बेहतर काम, उनको तो अवार्ड मिला है काम के लिए। सीआर चौधरी का टिकट क्यों काटा गया फिर नागौर, अगर बेहतर कर? ये राजनीति के अंदर टिकट जो पार्टी निर्णय लेती है, कोई विषय नहीं है। आप खुद को विषय डेवलपमेंट के लिए आप विषय से, आप जब डेवलपमेंट की बात करते हैं और टिकट क्यों काटा गया बात करते हैं, मुझे लगता है आप अगर ये कर रहे थे तो फिर टिकट काटने की नौबत क्यों? होता रहता, इतना बड़ा परिवार है। आज आप लड़ो, कल मैं लड़ूं। आप बताइए सर, अगर आपकी सरकार आती, आपके लोग चुने जाते हैं यहाँ से, तो क्या आश्वस्त करते हैं लोगों को? अवरत उन्नति का मार्ग खोल देंगे। इस विकास के साथ हम अपने देश की जय बोल देंगे। निश्चित तौर पे विकास होगा, ट्रेनें शुरू होगी, आमान परिवर्तन होगा, ब्रॉडगेज बनेंगे, पानी की समस्या खत्म होगी और देश का जो लेकिन जो डेवलपमेंट जो इन्होंने ये रिंग रोड बनाई, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? रिंग रोड तो मतलब जो प्रोजेक्ट आया, मैं थकते थकते सुन गया हूं। ये दिन भर एक ही विकास की बात करते हैं, बर बिलाड़ा। वो कांग्रेस बराबर पूरी करेगी जो कांग्रेस का ही संसाधन था। आप बताइए, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? जो भी एमपी चुन करके जाए, एक्स जाए, वाई जाए, कोई भी जाए, मेरा सभी राजनेताओं से, सभी राजनीतिक दलों से विनम्र निवेदन है कि कृपया विकास को मुद्दा बनाए, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए और आमजन की जो समस्या है, बिल्कुल सबकी चाहत है कि किसानों के मुद्दे उठे, पशुपालन से जुड़ी हुई बातें हो, पर्यटन विकास की बात हो, और जो भी मुद्दे यहाँ पर डेवलपमेंट के लिहाज से वो उभरे। और साथ में यहाँ पर हर जगह की तरह राष्ट्रवाद का मुद्दा भी उठ रहा है, विकास का मुद्दा भी उठ रहा है। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम जनमंच। हम हैं जोधपुर में, फिर किसी शहर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।